हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में, यानी कि दिष्ट धारा जनित्र। डीसी जनरेटर की जो है हमारी आज चौथी क्लास रहने वाली है। कौन सी? पार्ट 4 आज रहने वाला। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे स्पार्किंग के, कि स्पार्किंग क्या होती है, किसी जनरेटर के अंदर अगर स्पार्किंग होती है तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, और स्पार्किंग कौन से भाग में होती है एक जनरेटर के। और इंटरपोल्स के बारे में पढ़ेंगे। डीसी जनित्र के अंदर कौन कौन सी हानियां होती है, उनको ठीक कैसे किया जा सकता है। और इसके अलावा आज के हम समांतर कैसे किया जाता है, उसकी दक्षता के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। आज की क्लास बहुत बढ़िया रहने वाली है। अगर आपने क्लास को स्टार्ट एक बार कर दिया है तो आखिरी तक इस क्लास में बने रहिए, क्योंकि जो आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर इससे पहले आपने जो 3 क्लासेस नहीं देखी हैं इसकी डीसी जनरेटर की, तो आप वो 3 क्लासेस भी देख लीजिए, ताकि जो मेन मेन पार्ट है डीसी जनरेटर का वो आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि जो एचएसएससी होती है, एचएसएससी इस बार कम से कम 4 से 5 सवाल जो है डीसी मशीन वाले टॉपिक से पूछने वाली है। किसे? डीसी मशीन वाले टॉपिक से कम 4 से 5 सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है इस बार। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं स्पार्किंग से। कल कहां पर खत्म किया था हमने? कम्यूटेशन पर खत्म किया था। कहां पर? कम्यूटेशन पर। कम्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ा था कल, कि जो ये 2 कम्यूटेशन होते हैं, 2 तरीके के। एक तो होता है रफ कम्यूटेशन, एक होता है स्मूथ कम्यूटेशन। और अच्छा कम्यूटेशन कौन सा होता है? स्मूथ कम्यूटेशन। कभी भी डीसी जनरेटर में रफ कम्यूटेशन जो है होना नहीं चाहिए, हमेशा स्मूथ कम्यूटेशन होना चाहिए। और स्पार्किंग क्या होता है वो देखिए। चालकों में विद्युत धारा प्रवाह रुक जाने अथवा प्रारंभ होने की स्थिति में कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनियंत्रित होकर वायु में कूद जाते हैं और अपनी तीव्र गति के कारण वायु कणों से घर्षण कर चिंगारी उत्पन्न करते हैं, जिसे स्पार्किंग कहते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको डीसी जनित्र से रिलेटेड है। ये आमतौर पर भी आपने घरों में देखा होगा, जब आप किसी सॉकेट के अंदर कोई प्लग लगाते हैं, अगर आपका बटन पहले से ही ऑन है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर हल्की सी स्पार्किंग होती है। वो किस कारण होती है? देखिए, जब उसमें धारा प्रवाह होती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाह होती है शुरुआत में, और जब रुक जाती है, जब बंद भी करते हो आप स्विच को, रुक जाने और प्रारंभ होने की स्थिति में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो अनियंत्रित होकर अपनी कक्षा का त्याग कर देते हैं। अपनी कक्षा का त्याग करके वो वायु में कूद जाते हैं, यानी कि हवा में कूद जाते हैं। और वो अपनी तीव्र गति के कारण वायु कणों से घर्षण करते हैं, यानी कि उनसे रगड़ खाते हैं, जिसके कारण जो है उस जगह पर एक चिंगारी उत्पन्न होती है। उस चिंगारी को ही हम स्पार्किंग कहते हैं। आप सभी को समझ आ गया होगा स्पार्किंग क्यों होती है और कैसे होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनियंत्रित होकर वायु में कूद जाते हैं। अब जो डीसी जनरेटर होता है उसमें क्या है? डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक और ब्रूसों के बीच उत्पन्न होने वाली स्पार्किंग का मुख्य कारण प्रतिकार्यता वोल्टता, यानी कि रिएक्टेंस वोल्टेज होती है। कौन सी होती है? रिएक्टेंस वोल्टेज होती है। और ये रिएक्टेंस वोल्टेज होती कौन सी है? जो आर्मेचर कोयल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने का विरोध करती है। किसमें? विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने का विरोध करती है। यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? जब ब्रूस जो होता है, ब्रूस जब दिक् परिवर्तन पर रगड़ खाता है तो उसे ब्रूस वाली जगह पर क्या है? एक रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा होती है, जिसे हम कहते हैं प्रतिकार्यता वोल्टता। और ये जो वोल्टता होती है ये विद्युत धारा के प्रवाह में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने का विरोध करती है। कौन सी? रिएक्टेंस वोल्टेज। रिएक्टेंस वोल्टेज, क्योंकि जब ब्रूस होते हैं वो जब दिक् परिवर्तन पर घिसते हैं, जब वो दिक् परिवर्तन के अगले खंड पर जाते हैं ना, अगले सेगमेंट पर जाते हैं, तो उन्हें अपने धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन वो परिवर्तन होने का विरोध कौन करता है? रिएक्टेंस वोल्टेज करती है। अब रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण क्या है? ये ब्रूसों पर स्पार्किंग होती है। इतना जो आपको समझ आ गया होगा। जो डीसी जनरेटर होती है उसमें दिक् परिवर्तन की जो सतह होती है वो अगर खुरदरी है, क्या है? अगर वो जगह खुरदरी है तो इस वजह से भी जो है एक डीसी जनरेटर के अंदर स्पार्किंग हो सकती है। क्योंकि जो ब्रूस होता है, अगर कम्यूटेटर का जो सतह होती है कम्यूटेटर की, अगर वो ऊबड़ खाबड़ है यानी कि खुरदरी है,
तो ब्रुश जो है उस पर लगातार टिका नहीं रह सकता, वो उछलता रहता है, जिसके कारण स्पार्किंग होती रहती है। अब जो स्पार्किंग होती है, अब इस स्पार्किंग को दूर कैसे कर सकते हैं? इसको दूर करने के 3 उपाय। पहला कौन सा है? उच्च प्रतिरोध वाले ब्रुश का उपयोग करके। उच्च प्रतिरोध वाला ब्रुश यानी कि कार्बन ब्रुश। जो कार्बन ब्रुश होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ही उच्च होता है। इसलिए हमें कार्बन ब्रुश का इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी डीसी मशीन के अंदर, ताकि जो कम्यूटेशन है वो धीरे धीरे सब होता रहे, जिसे हम कहते हैं स्मूथ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन। और स्मूथ कम्यूटेशन में क्या होता है? स्पार्किंग नहीं होती है। और दूसरा तरीका क्या है? प्रतिरोध तार के प्रयोग करने से जो आर्मेचर कोयल होती है, आर्मेचर कोयल के श्रेणी क्रम में, सीरीज में क्या है, एक प्रतिरोध तार का उपयोग कर देते हैं। किसका? आर्मेचर कोयल के सीरीज में एक प्रतिरोध तार को लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कम्यूटेटर और ब्रुश के ऊपर स्पार्किंग नहीं हो पाती है। उसके कारण जो है रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा नहीं होती है, रिएक्टेंस वोल्टेज को खत्म कर देती है प्रतिरोध तार। और तीसरी विधि होती है इंटरपोल विधि। आप कहेंगे सर ये तो समझ आ गया, उच्च प्रतिरोध वाले प्रयोग कर लिए, कार्बन प्रतिरोध तार का भी प्रयोग कर लिया, अब ये इंटरपोल क्या आ गया? देखिए इंटरपोल समझाता हूं क्या होता है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन के कारण दिक् परिवर्तक तथा ब्रुश के बीच उत्पन्न होने वाली स्पार्किंग के निवारण के लिए मुख्य फील्ड पोल के बीच स्थापित किए गए छोटे पोल इंटरपोल कहलाते हैं। देखिए ये हो गया रोटर। अब इसके साथ में यहां पर ये पोल्स बना दिए। अब इन पोल्स के पास छोटे छोटे पोल्स और बना दिए जाते हैं। और कितने? जितने ये मुख्य पोल की संख्या होती है। अगर एक डीसी मशीन के अंदर 2 पोल हैं तो 2 ही इंटरपोल बनाए जाएंगे। अगर 4 पोल बनाए गए हैं किसी स्टेटर में, तो क्या है, वहां पर इंटरपोल की संख्या भी 4 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटरपोल की संख्या होती है एक डीसी मशीन के अंदर, वो कितनी होती है? हमेशा याद रखना, जितने मुख्य मेन फील्ड पोल्स होते हैं उतनी ही जो है इंटरपोल्स की संख्या होती है। क्या होती है? इंटरपोल की संख्या होती है। अब जो ये इंटरपोल होते हैं, इंटरपोल के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है? एक वाइंडिंग की जाती है, जिसे हम वो जो वाइंडिंग करते हैं उसको हम आर्मेचर के सीरीज में लगाते हैं। किसकी सीरीज में? आर्मेचर कॉइल की सीरीज में लगाए जाते हैं। और साथ में किसके? फील्ड वाइंडिंग के। फील्ड वाइंडिंग के। क्या समझे यहां से? जो इंटरपोल होते हैं, इंटरपोल की संख्या उतनी ही होती है जितनी मेन पोल्स की होती है। और जो इंटरपोल के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है वो आर्मेचर कोयल्स और फील्ड कोयल के सीरीज में की जाती है, यानी कि उसके साथ सीरीज कनेक्शन के साथ किया जाता है। अब जो ये इंटरपोल पर हमने वाइंडिंग की है, ये फील्ड और आर्मेचर के सीरीज में तो कर दी। अब जो ये इंटरपोल के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है वो अपना खुद का एक एमएमएफ उत्पन्न करती है। क्या? अपना खुद का एमएमएफ उत्पन्न करती है जो ये इंटरपोल पर वाइंडिंग की जाती है। और जो ये एमएमएफ होता है ये रिएक्टेंस वोल्टेज का विरोध करता है। किसका? रिएक्टेंस वोल्टेज का विरोध करता है। मैंने यहां पर आपको क्या बताया था? स्पार्किंग में जो दिक् परिवर्तक और ब्रुश के बीच में जो स्पार्किंग होती है वो रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण होती है। अब जो ये होता है इंटरपोल होता है, इंटरपोल के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है वो खुद का एमएमएफ उत्पन्न करती है। और वो जो एमएमएफ होता है वो रिएक्टेंस वोल्टेज का विरोध करता है। क्या होता है? करता है रिएक्टेंस वोल्टेज का विरोध करता है। अब जो मेन बात है इसमें ये ध्यान रखने वाली है, जो इनकी पोलराइजेशन है, यानी कि जो ध्रुवता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, वो किस तरीके से बनती है। देखिए ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के साइड में बनेंगे ये पोल्स, फील्ड पोल्स। और एक छोटा पोल बना दिया यहां पर, एक छोटा पोल बना दिया यहां पर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। अब अगर इसकी पोलैरिटी नॉर्थ है और इस मेन पोल की पोलैरिटी साउथ है, तो अब इसमें क्या होता है? डीसी जनरेटर, डीसी जनित्र और डीसी मोटर में दोनों में एक दूसरे का विपरीत होता है। क्या होता है? एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी कि
अगर बात करें हम डीसी जनरेटर की, अगर डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है वो इस दिशा में घूम रहा है, क्या, अगर इस दिशा में घूम रहा है तो आगे आने वाले पोल के मुख्य पोल के समान होती है इसकी ध्रुवता। यानी कि देखो जनरेटर घूमा ऐसे, इस दिशा में, इस दिशा में जनरेटर ये घूम रहा है आर्मेचर। अब यहां पर जो आगे पोल आ रहा है, इस जो ये इंटरपोल है, इस पोल के आगे कौन सा पोल है, इस पोल के आगे ये पोल है, और इस पोल के आगे, इस इंटरपोल के आगे ये वाला पोल है। तो इनकी जो ध्रुवता होगी वो आगे चलने वाले पोल के बराबर होगी। किस कंडीशन में, डीसी जनित्र की कंडीशन में। यानी कि ये भी नॉर्थ पोल बनेगा और ये भी साउथ पोल। यानी कि जो इनसे आगे का पोल है, घूमने की दिशा में कह रहा हूं, घूमने की दिशा में जो इनसे आगे का पोल है, बिल्कुल उसी दिशा में जो आगे वाला पोल होगा उसके सेम टू सेम इनकी पोलैरिटी होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। और बात करें अगर डीसी मोटर की, डीसी मोटर में क्या होता है, उसके घूर्णन दिशा में पीछे आने वाले मुख्य पोल के समान होती है। किसमें, मुख्य पोल के समान होती है। देखिए मान लेते हैं अगर मोटर भी इसी दिशा में घूम रही है, क्या हो रही है, मोटर भी इस दिशा में घूम रही है, तो इस पोल के पीछे कौन सा पोल है, ये जो पोल है इस पोल के पीछे कौन सा पोल है, इस पोल के पीछे तो ये साउथ पोल है, क्योंकि घूमेगा इस तरीके से ना। अगर जनरेटर मोटर इस तरीके से घूमेगी तो इसके पीछे वाला पोल कौन सा होगा, इसके पीछे वाला पोल तो एस पोल है। तो ये जो पोल है ये मोटर की कंडीशन में एस पोल होगा। और जो ये वाला पोल है, इस पोल के पीछे कौन सा पोल आ रहा है, इस पोल के पीछे ये वाला पोल आ रहा है। तो इस जो ये इंटरपोल होगा, इस पोल इंटरपोल की जो पोलैरिटी होगी, जो ध्रुवता होगी, वो इस पोल के बराबर होगी। किस कंडीशन में, मोटर की कंडीशन में। दोनों जो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। डीसी जनरेटर में क्या होता है, आगे वाले पोल के समान होती है घूर्णन दिशा में, आगे चल रहे पोल की दिशा में, आगे चल रहा जो पोल होता है उसी के समान जो ध्रुवता होती है। और जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर में क्या होता है, घूर्णन दिशा में पीछे चल रहे पोल के समान की ध्रुवता होती है। यानी कि जो पीछे से उसको पीछे से आ रहा है, पीछे से कौन आएगा, ये साउथ पोल आएगा, तो इसकी ध्रुवता भी क्या बन जाएगी, इस पोल इंटरपोल की ध्रुवता भी साउथ पोल बन जाएगी। किस कंडीशन में, मोटर की कंडीशन में। उम्मीद आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। और बाकी ज्यादा मुश्किल है नहीं, आप दोबारा से वीडियो को भी देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। उम्मीद है इंटरपोल आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं हानियों की तरफ। किसकी, हानियों की तरफ। एक जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जो मशीन होती है, उसके अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं वो देखिए। मशीन की हानियां ज्ञात कर उसकी दक्षता का निर्धारण किया जाता है। क्या करते हैं, मशीन की पहले हानियां निकाल लेते हैं और फिर जो है उसकी दक्षता निर्धारण करते हैं। देखिए जो बड़े होते हैं ना जनरेटर होते हैं, बड़ी डीसी मशीनें होती हैं या फिर तो मध्यम आकार की होती है, उन मशीनों में ना दक्षता को निर्धारण नहीं किया जा सकता। किसका, दक्षता का निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल होता है कि इस मशीन की दक्षता कितनी होगी। लेकिन हम अगर उसकी हानियों को निकाल ले, उस मशीन की हानियों को निकाल ले, तो उसकी दक्षता का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसकी दक्षता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए कौन कौन से लॉसेस होते हैं एक डीसी मशीन के अंदर। कॉपर लॉस होता है, एक होता है आयरन लॉस, और एक होता है मैकेनिकल लॉस। यानी कि 3 तरीके के लॉस होते हैं एक डीसी मशीन के अंदर। कॉपर लॉस कौन से होते हैं, जो वाइंडिंग के अंदर किए जाते हैं, वाइंडिंग के अंदर होते हैं। जो जैसे आर्मेचर के अंदर कॉपर लॉस हो गया, आर्मेचर में वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, और उस प्रतिरोध के कारण कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा, उसे हम बोलेंगे आर्मेचर कॉपर लॉस। उसी तरीके से शंट फील्ड वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस है उसके कारण शंट फील्ड लॉस होगा, और जो सीरीज वाइंडिंग के अंदर जो प्रतिरोध है उसके अंदर सीरीज फील्ड कॉपर लॉस होगा। और जो ये कॉपर लॉस होते हैं इनको हम वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल लॉस, यानी कि परिवर्तित हानियां। परिवर्तित हानियां किसे कहते हैं, कॉपर लॉस को। उसके बाद होते हैं आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस को हम कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लॉस, यानी कि नियत हानियां। नियत हानियां किसे बोलते हैं, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस को। आयरन लॉस को हम कोर हानियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर हानियां, कोर लॉस, क्योंकि ये है आयरन जो लॉस होते हैं ये किसी भी मशीन के कोर में होते हैं। और जो ये आयरन लॉस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। दोनों को आपको विस्तार में बताया गया है। कौन से चैप्टर में,
ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में भी और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में तो मैंने इसको बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। जो हिस्टैरिसीस कर्व होती है, जिसे हम BH कर्व भी कहते हैं, उसके बारे में भी बताया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा तो आप मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ लीजिए कि जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस होता है वो कौन सा लॉस होता है और कैसे होता है। और मैकेनिकल लॉस होते हैं एक मशीन के अंदर। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मैकेनिकल लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घूमने वाला भाग नहीं होता। लेकिन एक DC मशीन के अंदर मैकेनिकल लॉस होता है और दो तरीके का होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है और एक विंडेज लॉस होता है। यानी कि जो घूमने के कारण जो लॉस होता है वो मैकेनिकल लॉस होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कांस्टेंट लॉस के बारे में। कांस्टेंट लॉस कौन कौन से बताए मैंने आपको? आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस मैंने आपको कांस्टेंट लॉस बताए हैं। देखिए, कांस्टेंट लॉस में सबसे पहले पढ़ेंगे सथिल्य हानियों के बारे में। सथिल्य हानियों के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? किसी भी एक सर्किट होता है, जैसे मैग्नेटिज्म सर्किट होता है, मैग्नेटिज्म सर्किट में बार बार करंट देते हैं और हटा लेते हैं। वो किसके कारण होता है? प्रत्यावर्ती धारा के कारण। क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा की जो प्रकृति होती है वो एक बार पॉजिटिव की होती है और एक बार नेगेटिव की होती है। इस वजह से एक जो कोर होती है, कोर का एक बार चुंबकित होना और एक बार विचुंबकित हो जाना, और उसके कारण जो है फ्लक्स का पीछे रह जाना ही हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या है? कम सथिल्य स्थिरांक वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, इसको WH से लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है K इंटू B1.6 F इंटू वी। F इंटू वी। देखिए, K यहाँ पर सथिल्य स्थिरांक को दर्शाएगा, B यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाता है। क्या? फ्लक्स घनत्व को। F फ्रीक्वेंसी पर और V वॉल्यूम पर, यानी कि आयतन को दर्शाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में पहले विस्तार से बताया हुआ है, अभी इतना बहुत रहेगा। और जो एडी धारा होती है, एडी करंट लॉस क्या होता है? चुंबकीय एडी करंट लॉस होता है एक कोर के अंदर उत्पन्न विद्युत वाहक बल के अंदर के कारण एक करंट गुजरने लग जाता है उस कोर के अंदर। क्या होता है? मान लीजिए ये एक कोर है और कोर के ऊपर वाइंडिंग की गई है। अब ये वाइंडिंग क्या है? इस वाइंडिंग अपना खुद का विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है और जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इस कोर को भी तो काट रहा है, इस कोर में भी तो फ्लक्स चल रहा है। और ये फ्लक्स चलने के कारण जो है ये कोर एक MMF उत्पन्न करता है। क्या? EMF। कोर क्या है? एक EMF उत्पन्न करता है। और जो इस EMF के कारण इस कोर के अंदर एक करंट चलने लग जाता है, जिसे हम एडी करंट लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडी करंट लॉस कहते हैं। अब एडी करंट लॉस को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, एडी करंट लॉस को हम लिखते हैं WE से। किसे? WE से। के यहाँ पर एडी करंट का जो स्थिरांक है वो होता है, और B स्क्वेयर होता है, F स्क्वेयर होता है, और T स्क्वेयर होता है, और V होता है। के यहाँ पर एडी करंट का स्थिरांक हो गया, B स्क्वेयर यहाँ पर जो फ्लक्स घनत्व है वो हो गया, F स्क्वेयर फ्रीक्वेंसी हो गया, T यहाँ पर जो कोर का इस्तेमाल किया गया उसकी थिकनेस होगी, V यहाँ पर कोर की वॉल्यूम हो गई। उम्मीद आप सभी को हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कांस्टेंट लॉस के अंदर ही और कौन सा लॉस होता है? मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस भी कांस्टेंट लॉस होता है। कांस्टेंट लॉस का मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो ये लॉस होते हैं ये इस पर लोड पर डिपेंड नहीं करते। किस पर? लोड पर डिपेंड नहीं करते हैं। चाहे लोड 0 हो चाहे फुल लोड हो, इन हानियों का मान उतना ही रहता है। जितना 0 पर होगा उतना ही फुल लोड पर होगा। और मैकेनिकल लॉस होते कौन से हैं? आर्मेचर के वायु से घर्षण से। जब आर्मेचर घूमता है वो क्या है? वायु से घर्षण करता है। और बेयरिंग भी घूमता है, बेयरिंग के अंदर भी मैकेनिकल लॉस होता है। और ब्रुश और दिक् परिवर्तन के घर्षण से। ब्रुश क्या करता है? दिक् परिवर्तन पर घर्षण करता है। उसके अंदर भी होने वाली हानियां कौन सी होती हैं? यांत्रिक हानियां, यानी कि मैकेनिकल लॉस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैकेनिकल लॉस कहलाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं वेरिएबल लॉस के बारे में, यानी कि परिवर्तित हानियां। परिवर्तित हानियों को और क्या बोला जाता है? कॉपर लॉस।
परिवर्तित हानियों का क्या मतलब है, यानी कि ये लोड पर डिपेंड करने वाले लॉस होते हैं। किस पर? लोड पर डिपेंड करने वाले लॉस होते हैं। जीरो लोड पर इन हानियों का मान कुछ और होगा और फुल लोड पर इन हानियों का मान कुछ और होगा, इसलिए इन्हें परिवर्तित हानियां कहते हैं, यानी कि लोड के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। यह वैद्युतिक शक्ति की वह हानि होती है जो आर्मेचर तथा फील्ड कुंडलन के प्रतिरोध एवं ब्रुश के संपर्क प्रतिरोध के कारण होती है, यानी कि ब्रुशों में जो प्रतिरोध होता है उसके कारण भी जो लॉस होते हैं उन्हीं को हम परिवर्तित हानियां कहते हैं। और प्रतिरोध के कारण जो हानियां होती हैं वेरिएबल लॉस लगे, और ये वेरिएबल लॉस किस में होती हैं? आर्मेचर की वाइंडिंग में होती है, शंट की वाइंडिंग में होती है, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसके अंदर होती है। और इसके अलावा जो इंटरपोल के ऊपर वाइंडिंग करते हैं ना, जो हम इंटरपोल के ऊपर वाइंडिंग करते हैं उसके अंदर भी जो लॉस होते हैं उसी को हम कॉपर लॉस कहते हैं। अब जो कुछ मेन पॉइंट है उनको याद रखना है। देखिए जो ये आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से इनको याद रखना आपको। देखिए स्ट्रे लॉसेस कौन से होते हैं? जो स्ट्रे हानियां होती है, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस को अगर हम जोड़ कर दे तो क्या बनेगा? स्ट्रे लॉस बनता है। कौन सा? स्ट्रे हानियां बन जाती है। याद रखना है स्ट्रे हानियां कौन सी होती है? आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, यानी कि हम इसे और क्या बोल सकते हैं? आयरन हानियां और मैकेनिकल हानियों के जुड़ाव को स्ट्रे हानियां भी कह सकते हैं। ठीक है। और जो कांस्टेंट लॉस होते हैं, यानी कि जो स्थिर हानियां होती है वो कौन सी होती हैं? आयरन लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस होता है और शंट वाइंडिंग लॉस होता है। अब आप मुझे कहेंगे सर ये शंट वाइंडिंग लॉस जो है ये तो कॉपर लॉस हो गया, और कॉपर लॉस आपने बताया था कि जो वो वेरिएबल लॉस होता है, लेकिन नहीं, जो शंट वाइंडिंग का लॉस होता है वो कांस्टेंट लॉस की कैटेगरी में आता है। और ये आप सभी के लिए सवाल रहेगा मेरा कि जो शंट वाइंडिंग है ये इसको हम कांस्टेंट लॉस की उसमें क्यों डालते हैं? कांस्टेंट लॉस में क्यों डालते हैं हम शंट वाइंडिंग लॉस को? आप सभी को कमेंट करके इसका जवाब देना, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। आप सभी के लिए आज का सवाल रहेगा कि जो शंट वाइंडिंग है उसको हम कांस्टेंट लॉस की कैटेगरी में क्यों डालते हैं। और इंपॉर्टेंट है ये जो शंट वाइंडिंग वाला है कि ये शंट वाइंडिंग क्यों आती है कांस्टेंट लॉस की कैटेगरी में। बिल्कुल आसान है, आपसे इसके जवाब की आशा करता हूं मैं। ठीक है। और अब क्या है? वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस कौन से होते हैं? आर्मेचर लॉस प्लस सीरीज फील्ड का लॉस, यानी कि सीरीज वाइंडिंग, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसके अंदर होने वाली लॉस को हम वेरिएबल लॉस कहते हैं। ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको। आगे चलते हैं। आगे क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? किसी भी मशीन में आउटपुट और इनपुट के अनुपात को ही दक्षता कहते हैं। किसको? देखो एफिशिएंसी को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, और इसमें आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट के अनुपात को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। और अगर ये परसेंटेज में निकालनी है तो यहां पर इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है। अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? परिवर्तित हानियों का मान स्थिर हानियों के बराबर होना चाहिए। ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अधिकतम दक्षता हमें अगर प्राप्त करनी है तो क्या होना चाहिए? जो परिवर्तित हानियों का मान है वो स्थिर हानियों के बराबर होना चाहिए। किसका? परिवर्तित हानियों का मान स्थिर हानियों के बराबर होना चाहिए। अब जो एफिशिएंसी है ना वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है? देखिए पहले तो होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्या होती है? मैकेनिकल एफिशिएंसी। एक होती है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, और एक होती है कमर्शियल या फिर ओवरऑल एफिशिएंसी। सबसे पहले समझते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी को। देखिए इसको लिखते किस तरीके से है? मैकेनिकल एफिशिएंसी को एम से इस तरीके से लिखा जाता है। किसको? मैकेनिकल एफिशिएंसी को। एम यहां पर मैकेनिकल को दर्शा रहा है। अब देखिए आप खुद सोचिए मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब क्या है? क्या हमें जो जनरेटर है वो आउटपुट में हमें मैकेनिकल देता है, यानी कि यांत्रिक शक्ति देता है? नहीं, जो एक जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर होता है, वो हमें आउटपुट में एक वो देता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है ना। अब उसी को हम मैकेनिकल एफिशिएंसी से समझ सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैं समझाऊंगा ना, जो ये चीज मैं समझा रहा हूं
ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन। बच्चों को समझ नहीं आता है कि ये किस तरीके से निकलती है। लेकिन आज इस तरीके से आप सभी को बता दूंगा। एक बार अगर आपको पता चल गया तो आप फिर कभी नहीं भूलोगे इसे। देखिए, मैकेनिकल एफिशिएंसी, आप इस बात से आप समझ सकते हैं क्या हमें डीसी जनरेटर आउटपुट में हमें मैकेनिकल जो शक्ति होती है वो देता है? नहीं, हमें मैकेनिकल पावर नहीं देता एक जनरेटर। इसलिए जो उसका आउटपुट होगा वो इलेक्ट्रिकल में होता है। किस में होता है? इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में। और यहां पर मैंने आपको क्या बताया है, जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट और इनपुट का अनुपात होती है। अब एक डीसी जनरेटर के अंदर इनपुट को हम क्या देते हैं? यांत्रिक इनपुट देते हैं, क्योंकि जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल पावर को ही तो इलेक्ट्रिकल पावर में जनरेट करता है। देखिए क्या होता है, एक मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? उत्पन्न इलेक्ट्रिकल इनपुट और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल इनपुट। नहीं, यहां पर देखिए थोड़ी मिस्टेक हुई है, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। यहां पर इलेक्ट्रिकल नहीं आता है, यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा यांत्रिक इनपुट। क्योंकि आप सभी को पता है एक डीसी जनरेटर में इनपुट में क्या दिया जाता है? यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल पावर दी जाती है। और आउटपुट में वो क्या देगा हमें? वो हमें इलेक्ट्रिकल का पावर देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रिकल पावर। अब आप कंफ्यूजन में हैं, यहां पर इनपुट क्यों लिखा हुआ है, आउटपुट क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है ये ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं है। क्या? ये ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं है, ये है मैकेनिकल एफिशिएंसी। और मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब है कि हमने जो एक जनरेटर के अंदर मैकेनिकल पावर दी है उसके आउटपुट में वो हमें कितना दे रहा है। इसलिए एक जो मैकेनिकल एफिशिएंसी वो होती है जो हमें उत्पन्न इलेक्ट्रिकल इनपुट होती है। यहां पर इनपुट इसीलिए लिखा गया है क्योंकि जो जनरेटर होता है, जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो तो जो होता है, जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो तो हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ लॉस हो जाते हैं। ये जो इनपुट है अभी आप आगे समझ जाएंगे जब मैं आपको इलेक्ट्रिकल समझाऊंगा। जब इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी समझाऊंगा ना तब आपको पता चल जाएगा यहाँ पर इनपुट क्यों लिखा गया है। अभी आप ये समझिए, देखिए यांत्रिक इनपुट तो वो हो गया जो हमें जनरेटर को दिया, और उत्पन्न इलेक्ट्रिकल इनपुट का ये मतलब है कि एक डीसी जनरेटर ने उसके आर्मेचर के अंदर कितना ईएमएफ जनरेट किया। ठीक है, ये होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को। देखिए इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को किससे लिखा जाता है? एनई से। एनई से, ई यहां पर इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी को दर्शा रहा है। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट बटा में उत्पन्न इलेक्ट्रिकल इनपुट। अब आप मुझे ये कहेंगे कि जो डीसी जनरेटर होता है, आपने कहा था कि एफिशिएंसी होता है आउटपुट बटे इनपुट। इनपुट तो हमने एक मैकेनिकल पावर दी है, लेकिन यहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी की, यानी कि ना कि ओवरऑल एफिशिएंसी की, कि हमने इलेक्ट्रिकल उसको डीसी जनरेटर को कितना तो उसमें जनरेट हुआ इनपुट, और कितना उसने आउटपुट हमें दिया, कितना उसने आउटपुट हमें दिया, कितना लॉस हो गया उसके अंदर। क्योंकि दक्षता क्या होती है? हानियों को कमी करके ही तो बताती है कि कितनी हानियां होती है एक डीसी मशीन के अंदर। उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? दक्षता से ही तो पता चलता है कि हम कहते हैं 90% दक्षता है, यानी कि उसमें 10% लॉस होगा, जब भी तो उसकी 90% दक्षता है। तो इसमें क्या होता है? उत्पन्न इलेक्ट्रिकल इनपुट, यानी कि एक आर्मेचर के अंदर क्या है, एक इनपुट जनरेट हुआ जिसे हमने नाम दिया ईजी, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ। अब जो जनरेटेड ईएमएफ हुआ है वो ऐसे का ऐसा तो हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा डीसी जनरेटर के, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर लॉस हो जाएगा। इसलिए ऊपर आएगा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट बटा में उत्पन्न इलेक्ट्रिकल इनपुट। ये कहां से मिला हमें? यहां से। ये देखिए उत्पन्न इलेक्ट्रिकल इनपुट। उम्मीद है अब आप सभी को समझ आ गया होगा यहाँ पर इनपुट क्यों लिखा गया है। क्योंकि जो एक जनरेटर होता है उसके आर्मेचर में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है उसको हम लिखते हैं उत्पन्न इलेक्ट्रिकल इनपुट, और जो एक डीसी जनरेटर ने हमें आउटपुट में दिया उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। ये अब आप सभी को समझ आ गया होगा। अब जो इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी है उसके बारे में समझ लेते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी यानी या फिर कमर्शियल एफिशिएंसी को हम किससे लिखते हैं? एन सी से। सी यहां पर कमर्शियल को दर्शा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। देखिए अब आ गया ओवरऑल एफिशिएंसी।
ओवरऑल एफिशिएंसी का क्या मतलब है, आउटपुट बटा में इनपुट। एक डीसी जनरेटर के अंदर हमने क्या इनपुट दिया, यांत्रिक पावर दिया, यानी कि मैकेनिकल पावर दिया, और उसने आउटपुट में हमें क्या दिया, आउटपुट में उसने दिया इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट, यानी कि जो टोटल एफिशिएंसी को हम ओवरऑल एफिशिएंसी बोलते हैं, और जो बीच में जो होती है उनको बोलते हैं मैकेनिकल लॉस और इलेक्ट्रिकल लॉस, यानी सॉरी लॉस बोला, एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। इन दो भागों को अलग से बांट दिया गया है इसी में से, ओवरऑल में से। ओवरऑल तो जो है सभी का पूरे एक जनरेटर की एफिशिएंसी निकाल दी, ठीक है। टोटल जो एफिशिएंसी होती है ना वो कमर्शियल या फिर ओवरऑल एफिशिएंसी बोली जाती है। और जो ज्यादातर सवाल होते हैं वो भी इसी पार्ट से आते हैं, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता वो यहां से भी सवाल बना दे, तो इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि आप भूलोगे नहीं कभी। क्यों? क्योंकि हमें सभी को पता है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट। आउटपुट में क्या मिला हुआ है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी से, इलेक्ट्रिक ही मिली होगी, और इनपुट में क्या हमने उसकी इलेक्ट्रिकल दी होगी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल को समझ सकते हैं। और मैकेनिकल को कैसे समझ सकते हैं कि मैकेनिकल एक जनरेटर को कौन सी पावर दी जाती है, मैकेनिकल, और वो आउटपुट में हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिकल देता है। आउटपुट में क्या देता है, इलेक्ट्रिकल देता है। इस तरीके से हम मैकेनिकल को समझ सकते हैं। और यहाँ पर तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ओवरऑल में तो आउट इनपुट में हमने मैकेनिकल दे दिया, आउटपुट में हमने इलेक्ट्रिकल ले लिया, यहाँ पर तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब जो है समझते हैं मेन पॉइंट को, क्या है डीसी जनरेटर का समांतर प्रचालन। क्या होता है कि डीसी पावर प्लांट में जब कभी भी बड़े पैमाने पर पावर की आवश्यकता होती है, जब हमें ज्यादा लोड उठाना होता है एक पावर हाउस से, तब क्या करते हैं हम, तब कभी भी बड़े जनरेटर का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता, एक बड़े जनरेटर का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जगह पर कई छोटे छोटे जनरेटरों को समांतर में चला दिया जाता है। किसमें चला दिया जाता है, समांतर में इस्तेमाल कर लिया जाता है। कभी भी जब भी लोड की ज्यादा आवश्यकता होती है, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आज यहाँ पर 20 एम्पेयर का लोड है, कल उस पावर हाउस के अंदर 40 एम्पेयर का लोड हो गया तो एक बड़ा ही ट्रांसफार्मर ला के रख देंगे, नहीं, उसके बदले हम एक दो और जनरेटर को ला कर रख देंगे, ठीक है ना। ऐसा होता है, ना कि उसी को बड़ा करके रख देंगे। क्योंकि अगर हम छोटे छोटे कई जनरेटरों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, सर्विस की कंटिन्यूटी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, सर्विस की कंटिन्यूटी बनी रहती है। मान लीजिए ये 5 जनरेटर है, क्या है, 5 जनरेटर है। अब अगर ये वाला जनरेटर खराब हो गया तो इसका लोड भी जो है ये 4 ट्रांसफार्मर आपस में बांट लेंगे। किस कंडीशन में, समांतर प्रचालन में। लेकिन अगर मान लिए एक बड़ा ही जनरेटर यूज कर दिया, इन पांचों की जगह पर एक बड़ा जनरेटर यूज कर दिया, और इसके किसी भाग में कमी आ गई, फॉल्ट हो गया, तो इसको ठीक करने में तो टाइम लगेगा। जब तक क्या है, सर्विस जो बिजली की सप्लाई है बाधा हो जाती है, ठीक है ना, या लाइन ब्रेकडाउन हो जाती है। तो इसी कारण से जो है समांतर प्रचालन बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए कभी भी जब भी पावर प्लांट में लोड की आवश्यकता होगी तो वहां पर छोटे छोटे कई जनरेटरों का इस्तेमाल कर लिया जाएगा, ना कि एक बड़े जनरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और क्या, इससे देखभाल और मरम्मत करने में भी आसानी होती है। क्या, देखभाल और मरम्मत करने में भी आसानी होती है। वो कैसे, देखिए, अब मान लीजिए ये जनरेटर है, अब इसकी हमें मरम्मत करनी है, तो इसकी जो सप्लाई होगी इसको हम रोक देंगे, और जो इसका लोड होगा, लोड को हम सेक्शनलाइजर की मदद से इन सभी से जोड़ देंगे। क्या, इन सभी से जोड़ देंगे या फिर कोई एक पर जोड़ देंगे। किसकी मदद से, सेक्शनलाइजर की वजह से, मदद से। क्या होता है, सेक्शनलाइजर। सेक्शनलाइजर क्या होता है, सेक्शनलाइजर एक स्विच होता है जिसकी मदद से हम एक का लोड दूसरे पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, दक्षता यानी कि एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी। अब आप कहेंगे एफिशिएंसी का क्या सिस्टम है इसमें। देखिए, अब मान लीजिए इस पावर हाउस पर हो गया लोड कम, पहले था 40 एम्पेयर का, अब सर्दियां आ गई, सर्दियों में क्या है, लोड कम हो जाता है, एसी बंद हो जाते हैं, लोगों के पंखे बंद हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में मान लेते हैं यहाँ पर 20 एम्पेयर का लोड हो गया, तो हम क्या है, इन दो जनरेटरों को बंद कर सकते हैं, इन दो जनरेटरों को बंद कर सकते हैं, इन तीनों पर हम लोड को चला सकते हैं। लेकिन एक बड़ा जनरेटर यूज कर दिया तो उसके कौन से भाग को हम काट सकते हैं, उसको तो पूरे को ही हमें यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसकी एफिशिएंसी होती है। और जो इससे क्या है, एक पावर प्लांट की क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। कैसे, एक दो और अगर हमें लोड की ज्यादा आवश्यकता होगी
तो और जो जनित्र है उनका भी इस्तेमाल समांतर में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और जनित्रों का इस्तेमाल समांतर में कर सकते हैं। यहां से हम क्या समझे कि सर्विस की कंटिन्यूटी बनी रहती है, देखभाल और मरम्मत भी हो जाती है, दक्षता भी बढ़ जाती है और पावर प्लांट की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब बात ये आती है कि क्या हम ऐसे ही सीधा कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में? उसके लिए दो कंडीशन होती है। उन दो कंडीशनों को अगर पूरा कर लिया तो हम इनको आपस में चला सकते हैं। क्या? जो आउटपुट वोल्टेज होती है ना, जो जनरेटरों की आउटपुट वोल्टेज होती है वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। समान, याद रखना इस बात को। जो डीसी जनरेटर हम यूज कर रहे हैं उन सभी की आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो समान होती है। और क्या दूसरी कंडीशन क्या है? जब हम उनको जोड़ते हैं ना, उनकी पोलैरिटी समान होनी चाहिए। क्या? पोलैरिटी, यानी कि ध्रुवता। ध्रुवता जो होती है ना डीसी जनरेटर की, वो समान होनी चाहिए। ये दो अगर कंडीशन कंप्लीट कर रहे हैं तो हम आसानी से डीसी जनरेटर को पैरेलल में चला सकते हैं। इतना आप सभी को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना कि डीसी जनरेटर का उपयोग कहां पर, कौन से जनरेटर का उपयोग किया जाता है? हम सभी को पता है तीन तरीके के जनरेटर होते हैं। एक होता है सीरीज जनरेटर, एक होता है शंट जनित्र और एक होता है कंपाउंड जनित्र। अब जो इन तीनों का अलग अलग जगह पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आर्क लाइटनिंग, आर्क लाइटिंग और आर्क वेल्डिंग। आर्क लाइटिंग और आर्क वेल्डिंग में किसका इस्तेमाल करेंगे हम? एक मिनट, किसका इस्तेमाल करेंगे? आर्क लाइटिंग और आर्क वेल्डिंग में सीरीज जनरेटर का यूज करेंगे। और कहां पर इसका जो प्रयोग है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज बूस्टर के रूप में भी किया जाता है। वोल्टेज बूस्टर, याद रखना। सीरीज जनरेटर का यूज, किसका? सीरीज जनरेटर का यूज कहां पर किया जाता है? आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, आर्क लाइटिंग में किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज बूस्टर यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब जो इसे नेक्स्ट है शंट जनित्र। शंट जनित्र का उपयोग कहां पर करेंगे? जहां पर स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता होती है ना, किसकी? स्थिर वोल्टेज की। स्थिर वोल्टेज, और स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता कहां पर होती है? जैसे बैटरी चार्जिंग हो गया, बैटरी बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कहां पर? और एक एक्साइटर के रूप में भी, एक एक्साइटर के रूप में भी क्या है? शंट जनित्र का इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और एक्साइटर यानी कि उत्तेजक के रूप में भी है जो शंट जनित्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कंपाउंड जनित्र की। कंपाउंड जनित्र का उपयोग कहां पर किया जाता है? ट्रैक्शन लोड के लिए। ट्रैक्शन लोड के लिए, ट्रैक्शन लोड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाउंड जनित्र का। और जो फीडर, जो लंबे लंबे फीडर होती है, जो लंबी लाइनें होती हैं, वहां पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, वोल्टेज जो ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए कंपाउंड जनित्र का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्शन लोड कैसे है? जैसे जेसीबी वगैरह होगी, जैसे जेसीबी होती है, उसके अंदर वो कौन से कैटेगरी में आती है? वो होती है ट्रैक्शन लोड में। जो लोड को उठाती हैं, भारी बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है, उसमें क्या है? ट्रैक्शन लोड के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। जेसीबी के अंदर, सॉरी, उसके अंदर क्या है? कंपाउंड जनित्र का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। लो दोस्तों, यहाँ पर होता है हमारा डीसी जनरेटर वाला चैप्टर कंप्लीट। आज की जो है ये हमारी लास्ट क्लास थी डीसी जनरेटर से रिलेटेड। अब जो है कुछ दो चार पॉइंट है वो आपको बता दूंगा। क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, लेकिन आप सभी को इन सभी पॉइंटों के बारे में अच्छे तरीके से याद है। लेकिन एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जो डीसी जनरेटर होता है, क्या होता है? जो डीसी जनरेटर होता है, इसकी रेटिंग जो है किलो वाट में दी जाती है। किस में दी जाती है? किलो वाट में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किलो वाट में दी जाती है एक डीसी जनरेटर की रेटिंग। और जो इसमें डीसी जनरेटर में जो पोल्स होते हैं, पोल्स की संख्या कम से कम दो होती है। कितनी? कम से कम दो की, दो संख्या होनी चाहिए पोल्स की, कम से कम दो। और एक डीसी जनरेटर के अंदर एक कोयल और होती है जिसे हम बोलते हैं डमी कोयल। डमी कोयल, याद रखना।
डमी कोयल क्या है? रोटर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करती है। रोटर को क्या करता है? रोटर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करता कौन है? डमी कोयल। याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक डीसी जनरेटर के अंदर एक कोयल और होती है जिसे हम कहते हैं डमी कोयल। उस डमी कोयल का काम क्या होता है? रोटर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करता है। क्या करता है? रोटर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करता है। और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, या फिर 1 ओम से भी कम होता है। 1 ओम से भी कम होता है। और जो डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है वो डायनेमिक प्रकार का होता है। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक प्रकार का होता है। और जो एसी जनरेटर होता है और डीसी जनरेटर होता है, इनके अंदर मेन फर्क क्या है? देखिए, एसी जनरेटर जो होता है उसके अंदर स्लिप रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? स्लिप रिंग का। यानी कि एसी जनरेटर से हमें आउटपुट में एसी स्लिप रिंग की मदद से एसी मिलती है। और डीसी जनरेटर में हम कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। कम्यूटेटर, जिसे हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। स्प्लिट रिंग क्या कहते हैं? उसे हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। इतना जो है आप सभी को समझ आ गया होगा। और एक जनरेटर, एक आर्मेचर की अगर हमें अधिकतम दक्षता चाहिए तो क्या होता है? स्थिर हानियों का मान परिवर्तित हानियों के बराबर होना चाहिए। इतना जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहां पर होता है अपना डीसी जनरेटर वाला चैप्टर कंप्लीट। विशिष्ट धारा जनित्र। कम से कम मैंने क्या बताया आपको? 4 से 5 सवाल आने वाले हैं। जो है वो डीसी जनित्र से आए। डीसी मशीन वाले पार्ट से कह रहा हूं मैं आपको। डीसी मशीन वाले, डीसी जनरेटर वाले नहीं, डीसी मशीन वाले पार्ट से। अब डीसी मशीन में 2 चैप्टर आते हैं, एक डीसी जनरेटर होता है और एक डीसी मोटर होता है। अगर आपको डीसी जनरेटर समझ आ गया ना तो डीसी मोटर को समझना आपके बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि ये इनका जो कुछ ना कुछ जो सिद्धांत होता है वो एक जैसा ही होता है, डीसी जनरेटर का और डीसी मोटर का। जो इनको वर्गीकरण है वो भी एक तरीके से होता है। जैसे इसमें शंट जनित्र है, सीरीज जनित्र है, कंपाउंड जनित्र है। उसी प्रकार से शंट मोटर होती है, सीरीज मोटर होती है और कंपाउंड मोटर होती है। उनका भी जो प्रिंसिपल होता है वो सेम ही होता है। इसलिए अगर आपको जनरेटर समझ आ गया, डीसी जनरेटर, तो आपको डीसी मोटर भी आसानी से समझ आ जाएगी। और जब एक चैप्टर को पढ़ने से हमारे 4 से 5 सवाल बनते हैं, सॉरी 2 चैप्टर पढ़ने से अगर हमारे 4 से 5 सवाल बनते हैं तो ये 4 से 5 सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और कोई ज्यादा मुश्किल तो सवाल आते नहीं है और आसान सा चैप्टर है बिल्कुल। दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ गया तो अच्छी बात है। अगर आपको कुछ ऐसा पार्ट है इस चैप्टर में जो आपको समझ नहीं आया, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। और आप सभी के लिए मैंने एक सवाल कमेंट में माध्यम से पूछा है। क्या बताया मैंने? आपको सभी को बताना है जो कांस्टेंट लॉस के अंदर शंट वाइंडिंग क्यों होती है। शंट वाइंडिंग जो है कांस्टेंट लॉस की कैटेगरी में क्यों आती है? इस सवाल का जवाब है आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। कल की क्लास में वैसे मैं इसका जवाब दूंगा, आपको आज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है? तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन वाला चैप्टर। ठीक है?